बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि यूनिट 18 हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम स्टार्ट करते हैं उसके शॉर्ट क्वेश्चन। आज का जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें आपसे कहा गया, इमेजिन अ वर्ल्ड इन विच c इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड, हाउ वुड द एवरीडे इवेंट्स अपीयर टू अस। आप जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन अभी आपसे कहा गया कि अगर स्पीड ऑफ लाइट कम होकर हो जाती है 50 मीटर पर सेकेंड, तो फिर आप बताएं कि एवरीडे लाइफ में जो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने 3 कॉन्सेप्ट्स दिए थे कि टाइम डायलेशन का फैक्टर है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का, मास वेरिएशन का, इन सारे फैक्टर्स पर क्या इफेक्ट होगा अगर हम स्पीड ऑफ लाइट को रिड्यूस करके 50 मीटर पर सेकेंड तक लेकर आते हैं। इसके इफेक्ट को समझने के लिए पहले हमें इन तीनों इक्वेशंस में मौजूद ये फैक्टर, जिसे गैमा फैक्टर भी कहा जाता है, इसमें आने वाले चेंज को समझना पड़ेगा, क्योंकि यही वो फैक्टर है जो मास, लेंथ और टाइम को इफेक्ट करेगा। अगर आप इस फैक्टर को देखें तो ये है 1 - v²/c²। इसमें आपसे कहा गया कि ये जो c है इसे आप 50 मीटर पर सेकेंड कंसिडर करें। इससे पहले आप क्या कंसिडर करते थे? आप करते थे जी इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि एक बहुत बहुत बड़ी वैल्यू है एज कंपेयर टू 50 मीटर पर सेकेंड। अगर ये c एक बहुत बड़ा फैक्टर था तो इसका मतलब है कि ये जो फैक्टर है, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक बहुत बड़ा फैक्टर था, v²/c² एक छोटी वैल्यू आती थी। और जब आप 1 में से एक छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर बिगर आएगा। किसके कंपैरिजन में बिगर आएगा? वो कंपैरिजन है इस गिवन सिचुएशन का, क्योंकि अब अगर आप इस c की जगह पुट कर दें 50 मीटर पर सेकेंड, जो कि पहले ये वैल्यू थी 3 × 10⁸, तो अब ये c का जो फैक्टर है फॉर 50, ये इस 3 × 10⁸ के कंपैरेटिवली तो कम हो गया है। अगर ये c रिड्यूस हुआ तो ये जो फैक्टर है, यानी ये जो रेशो है v²/c², ये अब इस केस के कंपैरेटिवली बिगर हो जाएगी। जब आप 1 में से एक बिगर फैक्टर v²/c², जो कि अब एक बिगर फैक्टर होगा इन द केस ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आपने c को 50 कर दिया है, छोटा कर दिया है। जब आप डिनोमिनेटर को छोटा करते हैं तो ये रेशो बड़ी हो जाएगी। 1 में से अब जो एक फैक्टर सब्ट्रैक्ट होगा वो एक बड़ा फैक्टर सब्ट्रैक्ट होगा। जब 1 में से एक बड़ा फैक्टर सब्ट्रैक्ट हुआ तो आंसर आपका छोटा आएगा, आंसर डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप c को 50 मीटर पर सेकेंड तक लेकर आते हैं तो ये फैक्टर ओवरऑल डिक्रीज हो जाएगा एट c इज 50 मीटर पर सेकेंड। अगर ये फैक्टर डिक्रीज हो गया है तो अब मास, लेंथ और टाइम पर क्या इफेक्ट होगा? ये फैक्टर और मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप ये कह रहे हैं कि ये फैक्टर फर्दर डिक्रीज हो गया। अगर ये फैक्टर डिक्रीज हुआ तो मास क्या हो जाएगा? मास इंक्रीज हो जाएगा। यानी पहले भी हम ये कह रहे थे कि मास इंक्रीज हो जाता है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका रेस्ट मास था m0, अगर वो ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करता है तो इसका इनर्शियल बिहेवियर, जिसे हम ओवरऑल मास ही कहते हैं, वो इंक्रीज हो जाता था। और अभी इस c 50 मीटर पर सेकेंड पर ये फैक्टर डिक्रीज होने की वजह से मास फर्दर इंक्रीज हो जाएगा, यानी उसका जो इंक्रीजिंग इफेक्ट है वो हमें और ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आएगा। और इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो 1 - v²/c² का फैक्टर डिक्रीज होने की वजह से लेंथ और ये फैक्टर क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये फैक्टर डिक्रीज हुआ तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन फर्दर क्या हो जाएगी? फर्दर छोटी हो जाएगी, या लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आपको ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आएगी। सिमिलरली टाइम का फैक्टर भी इसी तरह चेंज होगा, क्योंकि ये फैक्टर डिक्रीज हो रहा है। इसके डिक्रीज होने से टाइम क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जो टाइम डायलेशन आप फील करते थे वो टाइम डायलेशन अब आपको और ज्यादा प्रोमिनेंट होकर नजर आएगी। हमने ये ऑब्जर्व किया कि अगर स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड पर आ जाती है तो हमें मास वेरिएशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन के जो इफेक्ट्स हैं वो और ज्यादा प्रोमिनेंट होकर नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये फैक्टर डिक्रीज हो गया है।
सो जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो आप यही बताएंगे कि ये फैक्टर डिक्रीज हो जाता है एट 50 मीटर पर सेकेंड. सो mass, length and time, they all will change. Why? Because of the decrease in speed of light. And effect on everyday life will be greater as compared to the present. क्योंकि मैंने अभी आपको सारी बात समझाई कि अगर आप 50 मीटर पर सेकेंड पर आते हैं तो मैस वेरिएशन फर्दर आपको प्रोमिनेंट होकर नजर आएगी, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी प्रोमिनेंट नजर आएगी और टाइम डायलेशन का फैक्टर और ज्यादा बढ़ जाएगा और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा. तो ये था कि किस तरह आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो 3 पोस्टुलेट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं अगर आप अपनी डेली लाइफ में स्पीड ऑफ लाइट को कम करके 50 मीटर पर सेकेंड तक ले आते हैं. अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है. जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 आपका टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, जिसमें यह कहा गया कि बोथ ज़िरक एंड समीना आर 20 years old. Zirk leave Earth in a spacecraft moving at 0.8 c, while Samina remains on Earth. यहाँ तक पहले समझ लें. उन्होंने कहा कि 2 आपको बच्चे दिए गए हैं जी, जिनमें से एक का नाम ज़िरक है, दूसरे का समीना, और उनकी जो अभी एज है वो 20 years है. ज़िरक जिस स्पेसक्राफ्ट में बैठ रहा है उसकी स्पीड है 80% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट यानी 0.8 c है. अब इस स्पेसक्राफ्ट में बैठकर वो ऑब्वियसली किसी स्टार या किसी प्लेनेट की तरफ जाएगा और समीना इस वक्त अर्थ पर ही मौजूद है. दोनों की स्टार्टिंग एज क्या दी गई है? 20 years. अब आपसे ये कहा गया कि ज़िरक जब स्पेसक्राफ्ट में बैठा वो अपने जो भी स्टार था वहां पर गया और वापस अर्थ पर आ गया, यानी वो अर्थ से जो भी प्लेनेट था वहां तक गया और फिर वापस उसने अर्थ पर आना है. और जिस स्पेसक्राफ्ट में बैठा है वो बहुत हाई स्पीड के साथ मूव कर रहा है और जब वो अर्थ से प्लेनेट और प्लेनेट से अर्थ तक वापस आ रहा है तो इस पूरे ट्रिप में उसने कहा रिटर्न्स फ्रॉम अ ट्रिप टू स्टार 30 लाइट ईयर्स फ्रॉम अर्थ, यानी अर्थ से जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा उस स्टार तक पहुंचने का वो 30 लाइट ईयर्स हैं. अब इसमें आपने फाइंड ये करना है कि जब ज़िरक उस प्लेनेट से वापस अर्थ पर आ जाएगा तो इनमें से किसकी एज ज्यादा होगी, किसकी एज कम होगी. आपने पढ़ा था जब आपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ा कि जब आप क्लॉक किसी ऐसे फ्रेम में प्लेस करते हैं जो बहुत ही हाई स्पीड के साथ मूव कर रहा हो तो उस फ्रेम में क्लॉक स्लो चलता है. और यहाँ पर वो फ्रेम किसका है? वो फ्रेम ज़िरक का है जो स्पेसक्राफ्ट में बैठा हुआ है और बहुत तेज चल रहा है 80% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट. सो अर्थ के रेफरेंस से जो ज़िरक का क्लॉक होगा वो स्लो चल रहा होगा और अर्थ पर जो क्लॉक होगा वो फास्ट चल रहा होगा. सो अर्थ पर जो ऑब्जर्वर होगा उसका टाइम डायलेटेड आएगा, यानी एक बिगर टाइम आएगा. और किसके कंपैरिजन में ये बिगर या शॉर्टर मैं डिस्कस कर रही हूँ? स्पेसक्राफ्ट की स्पीड के रेफरेंस से डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट एक हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है. सो उसमें मौजूद क्लॉक अर्थ के कंपैरेटिवली स्लो चलेगा. सो आपके पास अर्थ पर जो टाइम ट्रेवल होगा वो ज्यादा होगा क्योंकि क्लॉक तेज चल रहा है, जबकि ज़िरक का क्लॉक स्लो चल रहा है. सो ज़िरक का जो फ्रेम है यानी स्पेसक्राफ्ट है वहां पर टाइम स्लो गुजरेगा. सो यहाँ से भी थोड़ा अंदाजा हो जाता है कि जब एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ज़िरक वापस आएगा तो समीना जो अर्थ पर मौजूद है और अर्थ पर क्लॉक तेज चल रहा है, सो समीना की जो एज है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ज़िरक. लेकिन हम इसको मैथमेटिकली भी करके देखते हैं कि कितनी एज होगी समीना की और कितनी एज होगी ज़िरक की. स्टार्टिंग एज आपको दी गई है समीना की 20 years और ज़िरक की भी है 20 years. और ज़िरक जिस स्पेसक्राफ्ट में बैठेगा वो मूव कर रही है 0.8 c के साथ. अब इसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, क्योंकि अर्थ से वो प्लेनेट पर या स्टार पर जाएगा, स्टार से वापस आएगा, तो डबल डिस्टेंस ट्रेवल होगा, एक जाने में और एक वापस आने में. सो जो डिस्टेंस अर्थ पर बैठा हुआ ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा कि ज़िरक जब स्पेसक्राफ्ट में बैठा अर्थ से प्लेनेट पर गया, प्लेनेट से वापस आया, तो जो डिस्टेंस अर्थ वाला ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा वो है 2 × 30 लाइट ईयर्स. लाइट ईयर आपने फर्स्ट ईयर में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ द डिस्टेंस. सो ये आपके पास डिस्टेंस गिवन है 30 लाइट ईयर. सो जब आपने डबल डिस्टेंस कवर किया तो ये हो जाएगा 60 लाइट ईयर
और ये हो जाएगा 60 इंटू c विच इज स्पीड ऑफ लाइट। सो ये वो डिस्टेंस है जो ओवरऑल ट्रेवल हो रहा है। अब आपको डिस्टेंस भी पता है और स्पीड भी पता है, तो आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर अर्थ ऑब्जर्वर। टाइम क्या होगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस कितना है 60 c, स्पीड क्या है, अर्थ ऑब्जर्वर देख रहा है कि जो स्पेसक्राफ्ट है वो 0.8 c के साथ अर्थ के कंपैरेटिवली मूव कर रही है। सो ये c और c कैंसिल हो गया, तो आपके पास आएगा 75 ईयर्स। सो अर्थ का क्लॉक ये कहेगा कि 75 ईयर्स पास हो गए हैं। पहले क्या एज थी 20 ईयर्स, और 20 ईयर्स के बाद जब वो स्पेसक्राफ्ट में बैठा और वापस आया प्लेनेट से अर्थ पर, तो अर्थ के क्लॉक ने 75 ईयर्स गुजार दिए थे। सो जो समीना की टोटल एज हो जाएगी आफ्टर 75 ईयर्स वो कितनी होगी, पहले समीना की एज थी 20 और फिर इस सारे प्रोसेस में जो टाइम गुजरा वो है 75 ईयर्स, तो समीना की टोटल एज हो गई 95 ईयर्स। ये तो है समीना की एज, यानी अर्थ पर जो ऑब्जर्वर अपने क्लॉक के रेफरेंस से ऑब्जर्वेशन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग टोटल टाइम जो पास हुआ वो है 75 ईयर्स और एज हो जाएगी 95। अब देखते हैं कि ज़ीरक जो कि स्पेसक्राफ्ट में बैठा हुआ है वो क्या ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि वो उस फ्रेम का हिस्सा है, वो स्पेसक्राफ्ट के अंदर मौजूद है। सो उसके अंदर जो ज़ीरक अपना टाइम मेजर करेगा वो उसका प्रॉपर टाइम होगा, और उस टाइम को जब हम अर्थ के टाइम के साथ कंपेयर करेंगे तो आएगा डायलेटेड टाइम। सो आपके पास प्रॉपर टाइम फॉर ज़ीरक कितना है, t0, जो उसने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी स्पेसक्राफ्ट जो कि स्पीड ऑफ लाइट के साथ कंपैरेटिवली 0.8 c के साथ चल रही है, उसके अंदर ज़ीरक का क्लॉक क्या मेजर कर रहा होगा वो उस ज़ीरक के फ्रेम का प्रॉपर टाइम होगा। डायलेटेड टाइम फॉर ज़ीरक मैंने कहा वो अर्थ के रेफरेंस से होगा और वो अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो है 75 ईयर्स। अब हम इस डायलेटेड टाइम को यूज करते हुए कैलकुलेट करेंगे ज़ीरक के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ज़ीरक का प्रॉपर टाइम। ये इक्वेशन है टाइम डायलेशन की, इसमें ये होता है प्रॉपर टाइम, ये होता है डायलेटेड टाइम। सो आप इस फैक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, t आप कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 75 ईयर, और v की वैल्यू है 0.8 c डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये c स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा और इसको ओवरऑल जब आप सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट 45। इसका मतलब है कि ज़ीरक को जो अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टाइम नजर आएगा वो 45 ईयर्स नजर आएगा। सो ज़ीरक जो कि एक स्पेसक्राफ्ट में बैठा है, जो कि बहुत तेज चलती हुई स्पेसक्राफ्ट है, उसके अंदर क्लॉक स्लो होने की वजह से ज़ीरक को कम टाइम पास होता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि क्लॉक स्लो है। सो ज़ीरक ऑब्जर्व करेगा कि 45 ईयर्स पास हुए हैं, जबकि अर्थ पर मौजूद समीना के लिए 75 ईयर्स पास हो चुके हैं। सो ज़ीरक जब अर्थ पर वापस आएगा तो उसके फ्रेम में टाइम कितना गुजरा था 45। सो ज़ीरक की जो टोटल एज हो जाएगी वो होगी 20 + 45 विच इज 65 ईयर्स। सो ज़ीरक की एज समीना की एज के कंपैरेटिवली कम है, और मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि वैसे भी अंदाजा हो जाता है क्योंकि हमने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ा था कि वो फ्रेम जो बहुत तेज चल रहा हो वहां क्लॉक स्लो चलेगा, सो वहां टाइम कम पास होगा, और अर्थ को जब आप उस फ्रेम के साथ कंपेयर करेंगे तो अर्थ पर टाइम ज्यादा पास होगा। सो समीना की एज ज़ीरक के कंपैरेटिवली ग्रेटर है। ये था आज का सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन। हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन की क्या स्टेटमेंट है। जी डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है विच हैज मोर एनर्जी, अ फोटोन ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट और अ फोटोन ऑफ येलो लाइट। आपने जब क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी तो आपने पढ़ा था कि किसी भी फोटोन की जो एनर्जी है वो बेसिकली उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, और आपने स्पेक्ट्रम में ये ऑब्जर्व किया था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल पोर्शन लाइट। अब आपको विजिबल पोर्शन की येलो लाइट दी गई है, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो लाइट। अगर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है तो आपने ये इक्वेशन पढ़ी थी E = hf, जिस पार्टिकल की या जिस फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसी की क्या होगी, एनर्जी ज्यादा होगी। क्योंकि आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रावायलेट ग्रेटर है एज कंपेयर टू फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो लाइट, सो एनर्जी ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ येलो लाइट। और आप अगर वैल्यू लिखना चाहें
तो एनर्जी ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट होती है 5.18 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जाउल और एनर्जी ऑफ येलो लाइट होती है 3.57 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जाउल। सो ये एक सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन था जिसमें आप फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन से एनर्जी का कंपैरिजन करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। वो कह रहा है सम स्टार्स आर ऑब्जर्व टू बी रेडिश एंड सम आर ब्लू विच स्टार हैव हायर सरफेस टेम्परेचर। डियर स्टूडेंट, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि स्काई पे सम टाइम आपको कुछ स्टार्स ब्लू कलर के नजर आते हैं और कुछ आपको रेडिश नजर आते हैं। अब आपसे ये पूछा गया है कि इनका जो कलर डिफरेंस है उसकी वजह से उन स्टार्स की जो सरफेस के टेम्परेचर की वैल्यू है वो क्या होगी। आपने वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ा था जब आपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को डिस्कस किया था। इसमें आपने ये पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट और इस इक्वालिटी के अकॉर्डिंग टेम्परेचर और वेवलेंथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। सो अगर टेम्परेचर और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं तो आप पढ़ चुके हैं कि वेवलेंथ रेड कलर की ब्लू कलर के कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। सो अगर रेड की वेवलेंथ ज्यादा है और आप जानते हैं कि टेम्परेचर और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, सो जिसकी वेवलेंथ बिगर होगी उसका टेम्परेचर फिर कम होगा। सो वो स्टार जो आपको रेडिश कलर का नजर आ रहा है उसका टेम्परेचर ब्लू कलर स्टार के कंपैरेटिवली कम होगा क्योंकि आपके पास वेवलेंथ और टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। सो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही कम आपको वेवलेंथ मिलेगी और ब्लू की वेवलेंथ कम होती है एज कंपेयर टू रेड कलर। सो ये था आज का फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन। अब मूव करते हैं फर्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। जी डियर स्टूडेंट, अब देखते हैं कि फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू सम पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच पार्टिकल हैज लॉन्गर वेवलेंथ। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर चार्ज है, सो जब आप इसे किसी पोटेंशियल डिफरेंस में प्लेस करेंगे तो ये मूव करेंगे, वेलोसिटी गेन करेंगे या एक्सेलरेट होंगे। अब आपसे ये पूछा गया कि जब ये उस पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सेलरेट करेंगे तो ऑब्वियसली इनके सराउंडिंग में अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली एक वेव पैटर्न एग्जिस्ट करेगा। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के सराउंडिंग में जो वेव पैटर्न एग्जिस्ट करेगा उसमें से किसकी वेवलेंथ शॉर्टर है, किसकी ग्रेटर है, ये आपने डिटरमिन करना है। इसमें आप यूज करेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ विच इज लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय mv। इसमें क्योंकि आपने पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू और काइनेटिक एनर्जीज के थ्रू ऑब्जर्वेशन करनी है, सो पहले हम इस इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करेंगे इस वेलोसिटी वाले फैक्टर को इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सो आपके पास जब पार्टिकल्स एक्सेलरेट हो रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहे हैं while moving through the potential difference, which means potential energy is converted into kinetic energy while moving through the potential difference delta V। इस इक्वालिटी को आपने यूज किया, काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv² और ये है चार्ज which is moving through that potential difference delta V। इसमें आपने इसको रीअरेंज किया, v² आपके पास इस साइड पर है, सो आपने 2 को जब राइट हैंड साइड पर मूव किया तो इट विल बी 2e डेल्टा v। m को आपने राइट हैंड साइड पर डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया। v² का स्क्वायर खत्म करने के लिए आपने राइट और लेफ्ट साइड पर स्क्वायर रूट लिया तो वेलोसिटी की इक्वेशन बनी 2e डेल्टा v ओवर m। अब ये जो वेलोसिटी की वैल्यू है ये आप इक्वेशन नंबर 1 में यूज करेंगे, तो वेवलेंथ इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय m और वेलोसिटी को आपने इस फैक्टर से रिप्लेस कर दिया। जब आपने रिप्लेस किया तो अब इस m को अगर आप इस अंडर रूट वाले फैक्टर में अंदर मूव करते हैं तो ये m जब इसमें अंदर आएगा तो ये m² बनकर आएगा। सो m और ये m² में से एक m कैंसिल हो गया तो ये एक m आपके पास रिमेनिंग होगा। ये m ऑब्वियसली अंडर रूट में मूव कर गया था और आपके पास लेम्डा किसके इक्वल हो जाएगा, h डिवाइडेड बाय 2e डेल्टा v m। अब आपने इस वेलोसिटी वाले फैक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा v के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब आपके पास जो भी गिवन सिचुएशन होगी उसमें आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस एक फिक्स्ड वैल्यू का होगा, चार्ज फिक्स्ड वैल्यू है, प्लैंक्स कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू है। सो इस राइट हैंड साइड पर ये जो पूरा फैक्टर है ये एक कांस्टेंट फैक्टर है। सो जो वेवलेंथ है वो डिपेंड कर रही है जस्ट अंडर रूट ऑफ मास पर, यानी
वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। सो यहाँ से ये पता चल रहा है कि जिस पार्टिकल का मास कम होगा उसकी वेवलेंथ पैटर्न बिगर होगा। और यहाँ पर हमें मालूम है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन के कंपैरेटिवली बहुत ही कम होता है। सो अगर इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो इसके सराउंडिंग में जो वेवलेंथ बनेगी या वेव पैटर्न बनेगा उसकी वेवलेंथ एज कंपेयर टू प्रोटॉन वेवलेंथ बहुत ही ग्रेटर होगी, क्योंकि इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग या इस इक्वालिटी के अकॉर्डिंग वेवलेंथ और मासेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। सो आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को जब एक पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के सराउंडिंग का वेव पैटर्न प्रोटॉन के सराउंडिंग के वेव पैटर्न के कंपैरेटिवली बहुत ही शॉर्टर वेवलेंथ कैरी करेगा। ये थे आज के फर्स्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चन। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में मजीद डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ मिलेंगे। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।